हम अब दुनिया के इस समय में आ गए हैं जहां पर पूरे के पूरे देश ही गायब होने वाले हैं। जी हाँ, इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्वीट किया जहां पर उन्होंने कहा कि सिंगापुर एंड मेनी अदर कंट्रीज विल गो एक्सटिंक्ट, यानी कि सिंगापुर और बहुत सारे देश का नामो निशान ही नहीं रहेगा इस दुनिया में। जापान में भी ऐसा लॉ पास किया गया जहां पर लोगों की रिटायरमेंट एज 65 से 70 कर दी गई। मतलब अब वहां के लोगों को ज्यादा उम्र तक काम करना पड़ेगा। और इमेजिन करो, एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर बूढ़े लोगों के लिए अलग से नौकरियां निकलेगी। ये सब कुछ हो सकता है भविष्य में, और इनफैक्ट कुछ देशों में तो ये सब चालू भी हो गया है। इन सब चीजों के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसे कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। इसको अगर आसान भाषा में कहे तो एजिंग पॉपुलेशन एक ऐसी समस्या है जहां पर किसी भी देश में अगर वहां के लोगों की एवरेज एज लगातार सालों साल बढ़ते रहती है और वहां के लोग धीरे धीरे बूढ़े होते रहते हैं, बूढ़े लोगों की संख्या उस देश में बढ़ती रहती है और इसकी वजह से वो पूरा का पूरा देश ही बूढ़ा होने लगता है। हमने तो सुना था कि इंसान बूढ़े होते हैं, पेड़ बूढ़े होते हैं, यहाँ तो पूरे के पूरे देश ही बूढ़े हो रहे। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से साल 2030 तक पूरी दुनिया में हर 6 में से एक इंसान 60 साल की उम्र या उससे ज्यादा का होगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 में उन्हें एक ऐसी चीज पता लगी जो आज तक के इंसानी इतिहास में कभी नहीं हुई। उन्हें यह पता लगा कि जो 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले जो लोग हैं उनकी आबादी 5 साल या उससे कम उम्र वाले बच्चों से ज्यादा हो गई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2024 में किसी देश में 65 प्लस की जो एज वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ और वही देश में 5 साल या उससे कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनकी आबादी है 1 करोड़। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बूढ़ों की संख्या बच्चों से ज्यादा है। और अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं उसके सामने नए बच्चे भी तो पैदा होने चाहिए, तभी तो देश में संतुलन बना रहेगा। और अगर ऐसा संतुलन नहीं रहता है तो वो देश धीरे 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 बूढ़ा होते रहेगा। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 में उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि साल 2050 तक पूरी दुनिया में 65 साल या उससे ज्यादा वाली उम्र के लोग हैं उनकी आबादी 1.6 बिलियन हो जाएगी, यानी कि 160 करोड़। और ये 2021 में सिर्फ 761 मिलियन थी, यानी कि 76.1 करोड़। ये नंबर्स एक्चुअल में बहुत ही शॉकिंग है। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी, जहां पर हम देखेंगे कि ये एजिंग पॉपुलेशन क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, इनफैक्ट आप पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, और दुनिया भर की सरकारें इस समस्या से जूझने के लिए क्या क्या तरकीबें आजमा रही है। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न आता है कि ये समस्या की वजह क्या है। क्यों लोग बूढ़े हो रहे हैं, क्यों देश भी बूढ़े हो रहे हैं, क्यों बच्चों की आबादी बढ़ नहीं रही, क्यों इस एजिंग पॉपुलेशन की समस्या के 2 मेजर कारण हैं। पहला है डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे तो हमें यह पता लग रहा है कि साल 1950 में फर्टिलिटी रेट थी 4.9 बर्थ्स पर वुमन, यानी कि ऑन एन एवरेज एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 4 से 5 बच्चों को जन्म देती थी। और अभी पिछले साल 2023 में यह नंबर घटकर हो गया 2.3 बर्थ्स पर वुमन, यानी कि ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 से 3 बच्चों को ही जन्म दे पा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों की आबादी बुजुर्गों के सामने कम हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने सालों का जीवन एक्सपेक्ट कर सकता है इस धरती पर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैक्रो ट्रेंड्स के हिसाब से साल 2024 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.62 ईयर्स थी, यानी कि जो लोग ने 2024 में जन्म लिया अगर वो इंडिया में रहते हैं तो वो इंडिया में 70.62 ईयर्स का जीवन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे हर देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग होती है,
किसी देश की 60 होती है, किसी देश की 70 होती है, किसी देश की 80 भी होती है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन से देश में पैदा हुए हो, आप कौन से साल में पैदा हुए हो, आपकी अभी उम्र क्या है, आपका देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है, आपके देश की जीडीपी क्या है, आपके देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट की जाती है। अब हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब तो समझ लिया, अब वापस आते हैं डेटा पर। ह्यूमन प्रोग्रेस का अगर हम ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा देखेंगे तो हमें यह पता लग रहा है कि साल 1500 से 19th सेंचुरी के एंड तक इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30 साल ही थी। यानी कि उस जमाने में इंसान 30 सालों का ही जीवन एक्सपेक्ट करते थे। इतनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रीजन ये है कि जो भी बच्चे पैदा होते थे उस जमाने में, उसमें से 1/3 यानी कि 1/3 बच्चे 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते थे, उसके पहले ही मर जाते थे। क्योंकि उस जमाने में इतनी दवाइयां नहीं थी, इतने वैक्सीन नहीं थे, इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए बच्चों का मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज्यादा था तभी। और अगर हम साल 1900 के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते गई और बढ़ते गई। वो अभी 72 के भी पार हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई पुराने जमाने से। इसका रीजन ये है कि मेडिकल साइंस ने पिछले 100-125 साल में बहुत ज्यादा ही तरक्की कर ली है। आज हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, वैक्सीन है और बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस भी है जो पहले के जमाने में नहीं थे। और यही कारण है कि आज इंसान बहुत ज्यादा उम्र तक जी पा रहे हैं। अब ये एजिंग पॉपुलेशन की दोनों वजह को अगर हम समराइज करें तो हमें यह पता लग रहा है कि जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट कम होते रहेगी वैसे वैसे बच्चों की आबादी भी कम होती रहेगी। अगर बच्चों की आबादी कम होते रहेगी मतलब कोई भी इकोनॉमी में यंग लोग भी कम होते रहेंगे, और जो भी जिंदा लोग हैं इकोनॉमी में वो ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से ज्यादा जी रहे हैं और वो कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे ही। इसीलिए यंग लोग कम आ रहे हैं और जो करंट लोग हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। इसीलिए हर देश की एवरेज एज बढ़ रही है, और अगर देश की एवरेज एज बढ़ रही है मतलब देश बूढ़े हो रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पूरे के पूरे देश भी गायब हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इलॉन मस्क के ट्वीट के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा है कि सिंगापुर एंड मेनी अदर कंट्रीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सिंगापुर की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 0.97 हो गई 2023 में। ये सिंगापुर के इतिहास में सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है। 0.97 की फर्टिलिटी रेट का मतलब सिंगापुर में ऑन एन एवरेज एक महिला अपने पूरे जीवन काल में एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे रही। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये एजिंग पॉपुलेशन की समस्या एक्चुअल में है क्या और इसकी वजह क्या है। दुनिया भर की सरकारों के लिए ये समस्या एक हेडेक हो चुकी है और इस समस्या का ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। पहला इम्पैक्ट होगा डिक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब काम करने वाली जनता। नॉर्मली कोई भी देश में 15 से लेके 64 की उम्र वाले जो लोग होते हैं उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंडर काउंट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली यही लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेसिकली कुछ काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस तो ऑब्वियसली होते ही है सब जगह पे। रे डालियो की रिपोर्ट द ग्रेट पावर्स इंडेक्स 2024 के हिसाब से हंगेरी, चाइना, थाईलैंड, जापान, जर्मनी, इटली और ऐसे बहुत सारे देश है जिनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन घटने वाली है अगले 10 सालों में। बीबीसी के एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक साल 2020 में चाइना में जब एक इंसान रिटायर करता था तब उसके सामने उसको सपोर्ट करने के लिए 5 वर्कर्स वर्कफोर्स में ऐड होते थे, यानी कि रिटायरी टू वर्कर रेशियो था 1:5। बट 2050 में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि चाइना में जब एक इंसान रिटायर होगा तब सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए 1.6 वर्कर्स ही ऐड होंगे वर्कफोर्स में। जापान की हालत तो इनसे भी बुरी है इस मामले में। जापान में साल 2022 में जब एक जन रिटायर होता था तब उसको सपोर्ट करने के लिए 2 वर्कर्स ऐड होते थे वर्कफोर्स में। बट ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि साल 2070 में जब एक जन रिटायर करेगा जापान में तब उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.3 वर्कर्स ही ऐड होने वाले वर्कफोर्स में। तो आपने देखा इन दोनों देशों में वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी तेजी से घट रही है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश है जिनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, और अगर किसी भी देश में अगर काम करने वाली जनता कम होगी
तो उस देश में कंजम्पशन भी कम होगा, और अगर कंजम्पशन कम होगा तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा और इसका सीधा इम्पैक्ट उस देश के जीडीपी पे होगा। एजिंग पॉपुलेशन का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होगा प्रेशर ऑन पेंशन सिस्टम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हर एज के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। आज लोग ज्यादा जीने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर ज्यादा लोग जी रहे हैं तो ज्यादा लोग रिटायर भी तो होंगे, और अगर ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं तो इन सबको पेंशन भी देना पड़ेगा सरकार को। और हर रिटायर्ड इंसान का पेंशन तो एक हक होता है, क्योंकि उन्होंने इतने साल देश सेवा तो की है। बट सरकारों के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि पेंशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। यूरोप और दुनिया के बहुत सारे देशों में पे एज यू गो पेंशन सिस्टम यूज होती है। इस सिस्टम में आज की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड को जाता है, और उस पेंशन फंड में से आज के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन दी जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो साल 2015 में किसी एक देश में वर्किंग पॉपुलेशन है 10 लोग की और रिटायर्ड पॉपुलेशन है 5 लोग की। तो मतलब 10 लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि 5 लोग को पेंशन मिल सके। अब 20 साल बाद जब पॉपुलेशन एज हो जाती है तो साल 2035 में वर्किंग पॉपुलेशन हो जाती है 7 और रिटायर्ड पॉपुलेशन हो जाती है 10। मतलब अब 7 लोग मेहनत कर रहे हैं 10 लोग को पेंशन देने के लिए। तो आपने देखा वर्किंग एज पॉपुलेशन घट गई और रिटायर्ड पॉपुलेशन बढ़ गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम्स में भी उन्होंने यही कहा है कि एक साइड पे पेंशन कंट्रीब्यूशंस लगातार कम हो रहे हैं और जो पेंशन लेने वाले बेनिफिशियरी है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पे एज यू गो पेंशन सिस्टम की वजह से सरकारों को स्टेट बजट में से पैसा निकालना पड़ रहा है पेंशन देने के लिए। आईएमएफ के एक ब्लॉग पेंशन शॉक में उन्होंने एक ग्राफ बताया है जहां पर वो दिखाते हैं कि एडवांस इकोनॉमीज में पेंशन स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। तो अब ग्राफ देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि साल 1970 में सिर्फ 4% ऑफ जीडीपी ही पेंशन स्पेंडिंग में जाता था, और साल 2020 आते आते ये करीब करीब 9% हो गया। और यही एजिंग पॉपुलेशन की वजह से सरकारों की पेंशन स्पेंडिंग भी बढ़ गई है। आईएमएफ की कॉस्ट ऑफ एजिंग आर्टिकल में उन्होंने यही कहा कि ये पूरा का पूरा पेंशन सिस्टम ही अनसस्टेनेबल हो जाएगा एक पॉइंट पे, अगर सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाए या बेनिफिट्स नहीं घटाए तो। एजिंग पॉपुलेशन का तीसरा बड़ा इंपैक्ट होगा इंक्रीज इन रिटायरमेंट एजेस। जी हाँ, दुनिया में बहुत सारी सरकारें अपने लोगों की रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है। बीबीसी के एक आर्टिकल के हिसाब से चाइना ने 1950 के बाद पहली बार अपने देश की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी। इसमें जो महिलाएं ब्लू कॉलर जॉब में काम करती है उनकी रिटायरमेंट एज 50 से 55 कर दी गई। फिर जो महिलाएं व्हाइट कॉलर जॉब में काम करती है उनकी रिटायरमेंट एज 55 से 58 कर दी गई, और पुरुषों की रिटायरमेंट एज 60 से 63 कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी रिटायरमेंट एज 67 कर दी। फ्रांस ने भी अपनी रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ाकर 64 कर दी, और इसके बाद वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ऐसे करते करते दुनिया की बहुत सारी सरकारें अपने लोगों की रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है। इसमें हर सरकार के पास अलग अलग कारण है रिटायरमेंट एज बढ़ाने के। कुछ सरकारों को पेंशन देना महंगा पड़ रहा है, कुछ सरकारों का पेंशन फंड ही खत्म हो रहा है, और कुछ सरकार कह रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है इसीलिए रिटायरमेंट एज भी बढ़ा देनी चाहिए। रिटायरमेंट एज बढ़ाने से दो चीजें होती है, एक तो वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा लोग वर्कफोर्स में काम करते हैं तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है, और दूसरी जगह पे जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, मतलब अब सरकार को कम लोग को पेंशन देना पड़ेगा। एजिंग पॉपुलेशन का चौथा मेजर इंपैक्ट होगा इंसेंटिव्स फॉर ओल्डर पीपल टू वर्क मोर। जी हाँ, आपने सही सुना, एक समय ऐसा भी आ सकता है जहां पर बुजुर्गों को कहा जाए कि आप ज्यादा उम्र तक काम कीजिए। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के हिसाब से जर्मनी में बूढ़े लोगों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इनिशिएटिव 50+। इस प्रोग्राम में बूढ़े लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिखाई जाएगी और उन्हें काम करने के लिए एक टेम्पररी सब्सिडी भी दी जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आर्टिकल में भी हमें यही पता लगा कि आइसलैंड में एज ब्रैकेट 55 से 64 में जो लोग हैं उसमें से 84% लोग एम्प्लॉयड है, और वही एज ब्रैकेट के 78% लोग एम्प्लॉयड है न्यूजीलैंड में। और कुछ देशों में 65+ की जो एज वाले लोग हैं वो तो ऑलरेडी ही काम कर रहे हैं। स्टैटिस्टा के एक स्टैट के हिसाब से साल 2021 में जापान की 13.6% जो वर्कफोर्स है वो 65+ की एज की है। दूसरे नंबर पे आता है साउथ कोरिया, उनकी 13% वर्कफोर्स 65+ एज की है। और तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी 6.6% है। बेन एंड कंपनी के रिसर्च ने तो यहां तक कह दिया कि साल 2030 तक दुनिया भर की 15 करोड़ नौकरियों में बूढ़े लोग काम करने वाले हैं। तो आप समझ रहे हो
एजिंग पॉपुलेशन का पूरी दुनिया भर में कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। हमने तो सिर्फ 4 मेजर इंपैक्ट की बात की, बट आगे जाके हम वो चीज देखने वाले हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अब आप पूछोगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। स्टैटिस्टा के एक स्टैट के मुताबिक इंडिया की जो एवरेज एज 2020 में 27 साल थी, जो कि रिलेटिवली बहुत ही कम है बाकी देशों से। बट आप ग्राफ में आगे के सालों का अगर प्रेडिक्शन देखोगे तो 2040, 2050, 2060 तक धीरे धीरे इंडिया की एवरेज एज भी बढ़ रही है। अगर हम इंडिया का एज डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखेंगे तो हमें यह पता लग रहा है कि साल 2012 में इंडिया की 5.22% पॉपुलेशन 65 प्लस एज की थी और साल 2022 में ये नंबर हो गया 6.9%। मतलब धीरे धीरे इंडिया में भी 65 प्लस एज के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये एजिंग पॉपुलेशन की समस्या अभी तो नहीं आएगी इंडिया में, बट कुछ सालों बाद हमें दिख सकता है ये। अब मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ ये पूरे एजिंग पॉपुलेशन के समस्या के बारे में। जो भी देश इस एजिंग पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, मैंने उनमें एक कॉमन पैटर्न देखी है। जैसे जैसे वो देश डेवलप होते गए उनकी जीडीपी बढ़ते गई, और अगर जीडीपी बढ़ते गई तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ते गई और फर्टिलिटी रेट कम होते गई। इसकी वजह से वो आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और जहां तक बात आती है रिटायरमेंट की, तो मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट की डेफिनेशन पूरी तरह से चेंज होने वाली है आगे जाके। मुझे लग रहा है कि आगे जाके लोग रिटायरमेंट के बाद काम तो करेंगे, बट वो काम फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी वाला होगा, जहां पर कोई फिक्स्ड घंटे काम करना नहीं होगा, जब चाहे तब काम कर सकते हैं, वैसा कुछ काम करेंगे। बेसिकली एक मिनी रिटायरमेंट हो जाएगा ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि इंसान के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है इस उम्मीद में कि आगे जाके उस डेड बॉडी को वापस जिंदा किया जा सके, तो आप ये क्रायोनिक्स वाली वीडियो जरूर ही देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा।